हमारे बीच में आज डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, जो पेशे से तो कृषि वैज्ञानिक हैं, परंतु साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत बड़ा है। कोई भी विषय हो, इनकी जानकारी इतनी गहरी है कि उस विषय पर घंटे 2 घंटे लगातार बोल सकते हैं। ज्ञान का भंडार है और प्रसिद्ध मंच संचालक भी हैं, शायर भी है, गायक भी है और हर तरह का ज्ञान उनके पास है। जनपद रत्न से सम्मानित भी हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, बाबूजी श्री स्वर्गीय श्री सत्यपाल सिंह यादव, जिनके व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं, उनके कृतित्व की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने शाहजहांपुर के राजनीति की दशा दिशा परिदृश्य बदल दिया, गरीबों और मजदूरों की आवाज उठाकर उनको स्थान दिलाया। उनके साथ लगातार 25 वर्ष तक सतत उनके साथ साथी रहे हैं, उनके प्रति समर्पित रहे हैं। उनकी राजनीति में भी इनका जो यात्रा है उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कई निर्णयों में भी आप साझीदार रहे हैं। तो मैं डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी से ये जानना चाहता हूं कि उनके व्यक्तित्व को किस प्रकार रखते हैं, क्या उनमें खूबियां थी जो इतना लोकप्रिय हो गए, जो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, जीत जाते थे। वो राजनीति नहीं, राजनीति के एक स्तंभ थे या कि ये इंस्टीट्यूट थे। डॉक्टर सुरेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आप कृपया बताइए। धन्यवाद संजय अग्रवाल जी। सबसे पहले आपने जो ये चैनल जिसका शुभारंभ आज कर रहे हैं, इसका नाम आपने रखा है ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ विद संजय अग्रवाल। विद संजय अग्रवाल। हालांकि शब्दों के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ और जहाँ मुझे कुछ भी खटकता है तो मैं उस बात को जरूर महसूस करता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ट्रुथ बिहाइंड ट्रुथ का अर्थ क्या है। झूठ के पीछे का सच तो हो सकता है, लेकिन सच के पीछे का सच जो है वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर भी आपका ये सदप्रयास जो निश्चित रूप से तमाम बड़े बड़े व्यक्तित्व, नेताओं, सामाजिक परिदृश्य, इन सब चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाने में सफल होगा, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज का विषय आपने रखा है कि शाहजहांपुर में एक बहुचर्चित और लंबे समय तक राजनीतिक फलक पर छाए रहने वाले नेता कीर्तिशेष बाबू सत्यपाल सिंह यादव पर कुछ बोलूं। मेरा अधिकार इसलिए भी बनता है कि कारण मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन एक दौर था जब उनके व्यक्तित्व की खनक के सहारे मैं भी खिंचता चला गया और फिर गया तो 25 साल तक मैंने मुड़कर दाएं बाएं कभी नहीं देखा। इतना अनुराग, ऐसा एक सेतुबंध जो कभी टूटा नहीं उनके जीवन काल में। इसलिए बात कर सकता हूं। सत्यपाल सिंह के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि आखिर कैसे पहुंच गए वहां। शुरुआती दौर में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि पहली बात तो यह है कि उनके पूरे खानदान में इतना तेजवान व्यक्तित्व कोई पैदा नहीं हुआ। शारीरिक रूप से वो चेहरे की दमक और उनके खड़े होने का अंदाज और उनके बोलने का अंदाज अद्भुत था। जब वो ला करके आए तो कचहरी शाहजहांपुर में उन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की, क्योंकि वकील तो कुछ करेगा ही करेगा। उससे पूर्व बरेली कॉलेज से जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनके बड़े भाई थे ब्रजपाल सिंह जी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो चाहते थे कि इन्हें डॉक्टर बना दें। अच्छा। क्योंकि एक दौर था जब इंजीनियर और डॉक्टर यही दो कुछ आदमी माने जाते थे, बाकी सब तो बेकार थे। तो डॉक्टर बनाने के लिए एमबीबीएस का तो बहुत दूर की बात थी। एक राजा राम वैद्य कटरा में थे जिनकी प्रैक्टिस बहुत जोरों से चलती थी। उनकी दुकान पे बाबू सत्यपाल सिंह यादव को स्थापित कर दिया गया कि आप यहाँ डॉक्टरी सीखें। लेकिन जो आदमी पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के कारण खदबदा रहा हो अंदर ही अंदर आकाश छूने के लिए, वो डॉक्टरी की दुकान पे कंपाउंडरी करके थोड़ी रहेगा। कुछ दिनों के बाद ही वे आ गए शाहजहांपुर कोर्ट। शाहजहांपुर कोर्ट में भी प्रैक्टिस उनका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य उनका ये था बहुत दूर तक जाना और अपने व्यक्तित्व का
यश का, कीर्ति का पूरा रास्ता तय करना। कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा कि आपकी बिरादरी भी बहुत है क्षेत्र में। उस समय तिलहर विधानसभा होती थी, कटरा नहीं थी, कटरा उसी में शामिल था। तो क्यों ना राजनीति करें और चुनाव लड़ें। तो उन्होंने कहा लड़ना किससे है? तो बोले लड़ना है ठाकुर स्वर्ण विक्रम सिंह से। खेड़ा बजेड़ा के ठाकुर स्वर्ण, जो बाद में कालांतर में एमपी भी रहे। तो एक नखासे की बाजार में कोई सभा थी, उसमें ठाकुर स्वर्ण विक्रम सिंह वहां अपना भाषण दे रहे थे। तो ये भी अपने मित्रों के साथ नखासे में चले गए और पहली बार जीवन में ठाकुर स्वर्ण विक्रम सिंह को उन्होंने देखा। तो लौट क्या के हंसे और बोले तुम लोग कह रहे हो इनसे चुनाव लड़ना, हमें जाए देखे डर लगा। अच्छा, मजाक में कहा। मजाक में कहा। मतलब 6 फुट से अधिक लंबाई ठाकुर साहब की और मूछें, और ठाकुर साहब को देखा तो लोग खूब हंसे। भाई अपने अपने कद से उस कद की तुलना करना जिससे चुनाव लड़ना है जरूरी भी होता था। लेकिन फिर चुनाव का बिगुल बजा था और सबसे पहली पार्टी उस समय की जनसंघ से बाबू सत्यपाल सिंह यादव चुनाव लड़े थे। पहला अनुभव था, मेहनत बहुत की, चुनाव हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, 69 वाला चुनाव जो हारे और उसके बाद पहला चुनाव शायद 1974 में फिर उन्हीं ठाकुर स्वर्ण विक्रम सिंह से लड़े और उन्हें पराजित किया। हाँ, एक बात और बता दूं कि मेरे ठीक पास में उनके बड़े पुत्र राजेश यादव, जो स्वयं 2 बार विधायक रह चुके हैं और हमारे शाहजहांपुर जनपद के अत्यंत लोकप्रिय सम्माननीय विधायक के रूप में आज भी वे जनता के बीच वैसे ही संपर्क में हैं जैसे विधायक थे तब थे। और उनका भी मकसद अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करना, उनके पद चिन्हों पर चलना, जिसको वो बखूबी निभा रहे हैं। वो भी बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी बात ये कह रहा था कि पहली खूबी तो उस व्यक्ति में ये थी कि अहिर्निश फुल टाइमर, मेहनत मेहनत और मेहनत, और इतनी मेहनत कि जो आदमी रात को 2:30 बजे क्षेत्र के, ये क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि हाईवे पे चले गए, ऊबड़ खाबड़ दुरूह जंगलों से गुजरते हुए कटरी के क्षेत्र में जहां लोग डर के मारे नहीं जाते थे कि पकड़ हो जाएगी, वहां से निकलते हुए 2:30 बजे घर आना और उसके बाद 6:15 बजे सुबह फोन मेरे पास फिर अब। अच्छा। तो हमने कहा भाई साहब 2:30 बजे आए तो आंखें मिचमिचा रहे हैं। अगला आदमी कुर्ता पाजामा पहने, लकालक, थकान का कोई नाम नहीं, और दरवाजे पर तैयार खड़े कि चलो फिर चलना है। इतनी मेहनत का आदमी, मेहनत का पर्यायवाची। आज तक अगर मैं मानता हूं कि शाहजहांपुर रात में मेहनत करने वाला आदमी सत्यपाल सिंह की टक्कर का कोई हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो आदमी राजनीति में कब हारा कब जीता ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। दिल जीतने की कला में उनका सानी न तब था कोई और न आज है कोई। दिलों पर राजनीति करने की कला के माहिर सत्यपाल सिंह यादव वो इसलिए बहुत लोकप्रिय हुए कि छोटे छोटे गरीब, जिनकी कोई बात नहीं करता था, जिनके पास कपड़े नहीं होते थे, जिनके पास 2 वक्त भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, उनके बीच बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वैभव से वो आदमी कभी प्रभावित नहीं हुआ, कोठी से प्रभावित नहीं हुआ, गाड़ियों से प्रभावित नहीं हुआ। वो प्रभावित होते थे अगर हम कह दे भाई साहब एक 5 सितारा होटल में आज शाम का डिनर है, पसंद करें? कहते नहीं। तो गढ़िया रंगीन के किसी गांव में चारपाई पर बैठकर बिजली की रोटी और सफेद भुइया के साथ खाना भुइया की सब्जी बहुत पसंद थी। भुइया हल्दी वाली नहीं, सफेद भुइया। अच्छा। कुछ ये सारी चीजें उनकी पसंदीदा थी और सब बिल्कुल वही पसंद करते थे। एक बार हमारे शहर के एक धन्ना सेठ ने बहुत आग्रह किया कि शाम को आपको हमारे घर आना है और हम कुछ आपको मंदिर एक हमने बनाया छोटा सा घर के अंदर, वो दिखाएंगे। तो हमें भाई साहब ने फोन किया कि चलो हो आते। जब उनके घर गए तो उन्होंने बाजार में जितने प्रकार के बिस्किट हो सकते हैं वो सब मंगवाए, वो सब की दुकान लगा दी, एक तरीके से कन्फेक्शनरी की दुकान जैसी लग गई। और उन्होंने बजाय स्वागत सम्मान के पहले ये दिखाना शुरू किया कि ये हमने देखिए ये कमरा यहाँ बनवाया है और इस कमरे में ये फॉल्स रूफिंग कराई है और 3 कमरे ऊपर हैं, 5 नीचे हैं और एक पूजा घर भी। बस इतनी सी देर में ही मैं समझ सकता हूं कि सत्यपाल सिंह यादव अपनी पसंद के मुताबिक
भिनभिना गए वहां से और हमसे इशारा किया कि चलो। शाम हो रही थी, गाड़ी बैठ गए और गाड़ी चौरा बगरखेत रुकी जाके। उनके बेटे बता सकते हैं चौरा बगरखेत तो यहाँ तो है नहीं, कलाल क्षेत्र में। और चौरा बगरखेत में एक आल्हा सुनाने वाले पहलवान हुआ करते थे। उनका आल्हा शुरू, खटिया पे बैठे और देर रात तक वही मस्ती होती रही। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस आदमी की मूल चॉइस क्या थी। पहली बात, अब राजनीतिक सफर पर जब निकले हैं तो कोई ये ना समझे कि पारिवारिक रूप से उनके पास संसाधन नहीं थे। अच्छा। उस दौर के हिसाब से संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उनके पिताश्री स्वर्गीय चेतराम सिंह यादव, जिनके नाम पर सेवरा में एक इंटर कॉलेज भी बाबूजी ने स्थापित किया है, चेतराम सिंह के पास उस वक्त भी 40-42 एकड़ जमीन थी। अच्छा। बहुत होती है इतनी जमीन। मैं कह सकता हूँ छोटे मोटे जमींदार थे, बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन हाँ जमींदार थे और संपन्न परिवार था। और फिर जो आदमी अपनी प्रारब्ध की पूंजी लेकर पैदा हुआ है चेतराम के घर में, उसे रोक भी आखिर कौन पाता। शुरू हुआ सफर और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लगातार कुछ न कुछ हुए, हर दौर में कुछ न कुछ रहे। उन्होंने 5 बार विधायक का चुनाव जीता और प्रतिष्ठा पूर्ण ढंग से जीता। और उसके बाद एक चुनाव ऐसा आया कि जिसमें दर हकीकत वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तैयारी, बस्ते बनाना, वोटर लिस्टें मंगवाना, कार्यकर्ताओं से जिक्र करना, पूरी तरीके से तन मन धन से वो सुरेंद्र विक्रम सिंह से चुनाव लड़ रहे थे। एक 2 दिन रह गए तो किसी ने कहा, 2-4 दिन रह गए थे कि एमपी लास्ट डेट निकलने से पहले कि एमपी का भी भर दो बाबू। तो बाबू तेज सिंह आए, बैठे और बाबू बालक राम एक उनके बहुत बड़े मित्र थे, वो आए। हम लोगों ने मंत्रणा की कि तैयारी तो कुछ है ही नहीं, एमपी का फार्म का है। बोले उससे नुकसान क्या है? अरे विधायक की लड़ते रहिए, एमपी हारेंगे, हार जाएंगे। एमपी का भी भर दिया। और आश्चर्य ये कि लड़े तो हम विधायकी और जीते हम मेंबर पार्लियामेंट। जीएफ कॉलेज से परिणाम के बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे जुलूस की शक्ल में, तो उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन चेहरे पर उदासी बहुत थी। हमने वैसा एमपी हो गए, उदास क्यों है? अरे बोले नहीं, चाहते जो थे वो तो नहीं, उस समय वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। नहीं, वो बात की बात है, अभी पहले चुनाव जीत लो। उस समय इसलिए थे कि उसमें सीनियर लीडर थे हाउस में। हाँ। और उस समय सत्यपाल सिंह यादव अगर जीत गए होते तो उस समय मुख्यमंत्री हो जाते। हाँ, यही तो। लेकिन वो नहीं हुआ, जाना तो था दिल्ली। कोई बात नहीं, इसके पीछे एक आध्यात्मिक घटना भी है जिसका मैं आपको जिक्र कर दूं। राजेश, आप भी सुन लें कि एक लखीमपुर के भैया जी नाम के आरिफ मियाँ बहुत अच्छे संत हुए। मैं चूंकि कृषि वैज्ञानिक भी हूँ, इससे तर्क बहुत करता हूँ। चाहने क्या मुझे हुआ कि मेरे सारे तर्क तिरोहित हो गए और हम भी भैया जी से इन्होंने परिचय कराया और मैं उनके व्यक्तित्व से बंध गया और उनमें आस्था और विश्वास दोनों मैंने प्रकट कर दिए। तो एक गाड़ी में पिछली सीट पर वो भैया जी बैठे थे, हम और भाई साहब भी बैठे हुए थे। जब तिलहर आया तो एक बाइफर्केशन रोड सीधे सिटी के अंदर जाती है और एक बाहर बाहर शाहजहांपुर निकल आती है। तो ड्राइवर वहां पे चकराया कि इधर जाए कि इधर जाए। तो सतपाल सिंह ने ये कहा कि नहीं नहीं, अंदर चलो, हमारा चुनाव क्षेत्र है। तो भैया जी जो आरिफ मियाँ संत थे, उन्होंने कहा रोको गाड़ी, क्या तुम भी अंदर अंदर कर रहे हो? तुम्हें खाली तिलहर चाहिए? मैं तुम्हें पूरा जिला देना चाहता हूँ, तुम तिलहर की बात कर रहे हो। बात आई और चली गई, लेकिन यकीन मानिए कि वैसा ही हुआ। जनपद शाहजहांपुर के मेंबर पार्लियामेंट होकर जब दिल्ली पहुंचे हैं तो कई लोगों ने कहा कि जरा वो सत्यपाल कौन से हैं, उन्हें देखना चाहते हैं जो जीतू को हरा के आए। यानी उस समय कुंवर जितेंद्र प्रसाद का वो जलवा था कि लोग बात पूछने लगे कि वो कौन आदमी है जिसने इन्हें हरा दिया। हरा के पहुंचे, दिल्ली गए। दिल्ली में पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी और शाहजहांपुर में उन्होंने जो विशेष बात की कि सर्वहारा वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिसको समाजवादी पार्टी आजकल पीडीए कहती है, सर्वहारा वर्ग की उनके मन में इतनी जगह थी कि वो उसी आदमी को पसंद करते थे जिसके पास कुछ नहीं, जो फक्कड़ है। तो आपको कैसे पसंद कर दिया? आप तो सर्वहारा वर्ग में नहीं थे। फक्कड़ तो तब भी नहीं था, फक्कड़ आज भी नहीं हूँ, सर्वहारा वर्ग।
जो आम जनता, यूनिफॉर्मिटी, यानी एक गांव का परिदृश्य आप सुन लीजिए कि सड़क पर हमारी गाड़ी आ रही है और पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के आसपास करीब 50-60 अर्धनंगे लोग बैठे हैं। अर्धनंगे में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, कोई नीचे कपड़ा पहने, ऊपर गर्मी बहुत थी तो अपने नंगे बदन बैठे। तो बाबूजी ने कहा गाड़ी रोको। तो पीछे से एक समर्थक मालूम क्या बोला, पीछे समर्थक बैठा तो उसने कहा चलो चलो हरिजनों की गौटिया है, यहाँ एक और वोट नहीं मिली। उसने अपने कहा कि गाड़ी मत रोको, यहाँ तुम्हारा वोट नहीं है। उन्होंने कहा तब भी रोको। अब रोक के सब आदमियों के सामने भाषण दिया, बात की, हालचाल पूछे, और सब पूछने के बाद जब गाड़ी चलने लगी तो हंसे, हमसे बोले देखो अगर इन 50 आदमियों में से 5 आदमी भी हमसे प्रभावित हो गए तो हमारा काम हो गया। यानी अपनी छाप को हर जगह छोड़, जिसे कहिए कि बंजर खेत में जुताई कर देना, ये उनका काम था। और वो दृश्य जिन्हें आज शायद कोई नया नेता नहीं मानेगा, लेकिन रात के 2 बजे जब किसी गांव में सत्यपाल सिंह यादव की गाड़ी घुसा करती थी तो मैं चश्मदीद गवाह हूं कि छज्जे जो हैं गांव में मकानों के, वो औरतों से भर जाया करते थे। आदमी देखने आए 2 बजे ये बात नहीं है, लेकिन औरतें छज्जों पर आ गई कि देखें बाबूजी आए, बाबूजी आए। और लोकप्रियता का आलम यह था, एक दिन सुरेश खन्ना जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं, मैं इनके क्षेत्र में चला गया एक गांव में, तो वहां हमने ये देखा कि बच्चे जो हैं गाड़ी पहुंचते ही चिल्लाने लगे, बोले खन्ना आएगो, खन्ना आएगो, खन्ना आएगो, बच्चे चिल्लाने लगे। तो लोगों ने कहा ये सारे बच्चे जो हैं, ये शब्द प्रयोग किया उसने कि खन्ने गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी गांव में आ जाए तब भी कहते हैं खन्ना आएगो, खन्ना आएगो। गाड़ी किसी की भी हो। यही लोकप्रियता उस दौर में सत्यपाल सिंह की थी, जो चिल्लाते थे कि बाबूजी आएंगे, बाबूजी आएंगे, बाबूजी आएंगे। और बाबूजी का भी एक अभिनय का किरदार आपको बता दूं कि बिल्कुल नाक बह रही है, बच्चा नंगे बदन है, काला कलूटा है, गाड़ी से गया उसके पेट में यूं करके उंगली भोंक दी। वो मुस्कुराया, फिर बोले क्या खाओ आज, क्या खाया तुमने, तुम्हारी अम्मा ने क्या बनाया। तो उसने मठा पी के आए, तो उससे संवाद शुरू, और बोले हमें नहीं पी रहे हो, हमें पिया। बोला तो भागता हुआ गया, मट्ठा लेके आया, और मेरी आंखों के सामने वो मट्ठा बाबू सतपाल सिंह ने ये पूछे बिना कि इसकी जांच क्या है बच्चे की, इसकी हालत कैसी है बच्चे की, वो मट्ठा उन्होंने पिया और तृप्त हो गए। ऐसे वोट पक्के हो गए, पक्के हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस आदमी ने शाहजहांपुर की जनता के दिलों पर राज किया है। अब रह गई योग्यता की बात। उस समय ग्रेजुएट होना कठिन काम था, और बाबू सतपाल सिंह शाहजहांपुर के इतिहास के पहले LLM कचहरी के पहले फर्स्ट LLM, मास्टर ऑफ लॉ। ये मामूली बात नहीं, उस समय तो बहुत बड़ी बात है, वो भी सियोरा जैसे गांव से आकर। हाँ, और जिसके अंडर में रहे PhD किया वो एक सरदार जी, इनके प्रोफेसर। और सरदार जी को प्रणाम तब तक बाबूजी करते रहे जब तक जीवित रहे, जब जहां कहीं मिलते थे कि हमारे गुरु हैं। अच्छा, शाहजहांपुर में लोग मुझे ये भी जानते हैं कि ये सतपाल सिंह के गुरु हैं। तो हमने लोगों का भ्रम दूर किया। हमने कहा भाई हमारे उनके बीच वो हमें इतना प्यार करते थे कि इसने बस गुरु कह देते थे, वरना कुंवर जितेंद्र प्रसाद और ठाकुर क्या नाम उनका, स्वयं विक्रम सिंह, कुछ राजघरानों को छोड़ दें तो सत्यपाल सिंह के राजनीतिक विश्वविद्यालय में पढ़ा कौन नहीं, सब वही के प्रोडक्ट हैं। चाहे राममूर्ति सिंह वर्मा हो, चाहे सुरेश कुमार खन्ना हो, चाहे और छोटे मोटे नेता हो, देवेंद्र पाल सिंह हो, ये बहुत सारे नेता उनके बनाए बिगाड़े हैं, शिक्षाएं सबको वहीं से मिली हैं। इसलिए मैं उनके छोटे भाई जैसा उनका परम प्रिय शिष्य जरूर हूं। प्यार से वो मुझे कहते थे, तो इतना बड़ा आदमी अगर मुझे गुरु कह रहा है तो मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूं मना कर। अच्छा, हमने आपके मुंह से एक किस्सा सुना। हाँ नहीं, वो हाँ बताइए। कि वो आपके साथ कटरी में मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे, वो एक कटरी में नहीं जा रहे थे। अच्छा, कहीं ऐसा है, उन्होंने अपना राजनीतिक सफर पहले घोड़े से तय किया, करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका जो बहुत प्रिय क्षेत्र कटरी का ही तो था, यहाँ दुरूह रास्ते थे,
कहीं रेत है, कहीं मेड़ है, कहीं पानी भरा हुआ है, तो वहां ये आडी तो नहीं चलेगी आपकी, वहां तो आपको कुछ साधन ले जाना होगा। तो घोड़े पे बैठ के वो नौजवान अपनी जवानी के दौर में क्षेत्र में प्रचार के लिए जाया करते थे। और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उस घोड़े की ही एक लात लग गई थी इनको, तो 2 दांत आगे के टूट गए थे जो दूसरे लगवाए थे, बहुत लोगों को नहीं मालूम है इस बात को। अच्छा। फिर साइकिल से भी चल पड़ते थे और फिर वो मोटरसाइकिल के मास्टर हो गए। एसडी गाड़ी नहर की पटरी और खेत की मेड़ से निकालना ये बहुत आश्चर्यजनक है। अब कुशलता पूर्वक 3 सवारी बैठा के निकाल ले जाते थे, एक गनर, एक कोई उनका सहयोगी, और वे खुद चलाते थे। तो निगोई क्षेत्र में जहाँ कजरी नूरपुर है उससे दाहिने हाथ की ओर नहर की पटरी पे एक शाम राजपूत गनर मैं बाबूजी गाड़ी चला रहे थे। तो नहर की जो ऊपर वाली पटरी होती है कगार, एक तो नीचे फड़ जैसा रोड बनी होती है, उससे गाड़ी लुढ़क गई। अब लुढ़कने में हम तीनों लोग धूल में गिर गए। राजपूत कुछ हकलाते भी थे, तो हकलाहट में जाने क्या क्या कह रहे थे वो मुझे भी अब याद नहीं है। तो और बाबूजी खड़े हंस रहे थे, गाड़ी गिर गई, राजपूत बड़बड़ा रहा है, हम अपनी पैंट झाड़ने लगे। कोई बात नहीं साहब, गाड़ी उठाई और फिर आधा की पंक्ति गुनगुनाने लगे और कहे चलो। जब चले तो हमने ये कहा, हमने कहा भाई साहब 5-6 दिन रह गए चुनाव के और आप तो मारे जाओगे गुनाह में, हम और राजपूत बेगुनाह मार डाले जाएंगे। तो खूब हंसे। तो हमने कहा कोई किराए की गाड़ी ले लीजिए। तो एक जीप टूटही यानी कि कौन जमाने की, वो जीप किराए पर ली, तब उससे चुनाव लड़ा। ये भी दौर चुनाव का था। भीड़ का आलम ये था कि जहां सत्यपाल सिंह निर्जन में भी खड़े हैं अगर, तो 200 आदमी उनके आसपास खड़ा हुआ। 200 जुलूस जाता था कटिया टोला से और कचहरी तक। लाला बुड्ढालाल के होटल पे जुलूस रुकता था और बोस पान वाले की दुकान पे जुलूस रुकता था। ये उनके 2 स्पॉट थे खासतौर से। तो ये लंबी दास्तान थी, ये चलती रही। राजनीति में उन्होंने क्या नहीं पाया, बहुत पाया। हमने एक दिन जाने क्यों हमने कह दिया भाई साहब ये जीने की सीढ़ियों पर प्लास्टर नहीं है और ये रिक्शे की पुरानी चेन आपने बांध रखी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई बढ़िया जीना जिस पर संगमरमर लगा हो, ये हो वो हो, बनवा सकते हैं आप। तो हंसे, बोले फिर ये जो गांव का आदमी है हमारे घर आने में हिचकेगा, कभी स्वतंत्रता से नहीं आएगा। अभी तो वो ऊपर चला आता है। एक दिन रात में देर रात बहुत सारे लोग सोते थे उनके घर में, जिसको जहां जगह मिल जाए। तो गांव का एक उनका बहुत मिलने वाला व्यक्ति था, उससे कहा तीसरी मंजिल पे जाके तुम सो जाओ। लेकिन वो मंजिल भूल गया, वो बीच वाली में घुस पड़ा। और बीच वाली के बरामदे में जो टीन पड़ी थी उसमें भाई साहब खुद लेटे हुए थे, भाभी लेटी हुई थी, ये बच्चे छोटे थे। वो चौंकिया गया कि यहाँ तो कोई लेटा हुआ है। हमें कहा जब मंजिल ही भूल गया हो। लेकिन आहट पाकर ये जग गए। बोले कौन? तो उसने अपना नाम बताया। बोले निकल आ वो ही ने। यानी जिस आदमी के कार्यकर्ताओं की और गरीब व्यक्तियों की अप्रोच उसके बेडरूम तक हो, उस नेता को आप क्या कहेंगे? जननेता। पान खा के कोई कहीं दीवार पे थूक रहा, कुछ हो रहा है, लेकिन उससे कोई उन्हें गुरेज नहीं। और कभी कभी लोग व्यवस्थाओं की बात करते थे, तो हम अक्सर कहा करते थे कि सत्यपाल सिंह के घर में अव्यवस्था ही व्यवस्था है, यहाँ कोई मैनेज व्यवस्था नहीं। तखत में बैठो, कुर्सी पे चले जाओ, मेज पे लेट जाओ। तो उनकी पसंद बहुत थी। एक गांव गए हम लोग, होली का मौसम था। तो आदमी आया और उसने कहा कि बाबूजी एक थाली में हरे रंग के लड्डू है। अब बोले जो लड्डू आप धरे खाओ। लड्डू हरे हो गए तो हम कहे बूंदी के लड्डू पीले होते हैं, हरे कैसे? वो आदमी जरा सा इधर को हिला मुला तो हमने देखा उसमें फफूंदी से वो हरे हो गए। अच्छा। इतनी फफूंदी, मतलब फफूंदी मय हो गए लड्डू। तो बाबूजी ने पूछा जी ये लड्डुआ लड्डुआ काहे क्या, होली में तो कोई लड्डू की बात होती नहीं है। अरे बोले बाबूजी 5 साल तिलक तो लड़का
हमने आपको बुलाओ तो आप ना आए पाते, मुझे छोटा रखे रहेगा। तुम्हारे। यानी अनुराग देखिए, मोहब्बत देखिए कि 1 साल पुराने लड्डू जो फफूंदी थे अब लग चुके थे, वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस दिन सतपाल सिंह आए और किस दिन हमें लड्डू पेश करें। अब हम दोनों के सामने धर्म संकट की, न खाएं तो मरे ना खाएं तो मरे, ये संकट आया। तो बाबू जी ने कहा जाओ पानी लेके आओ। वो पानी लेने गया तो हमने 2 लड्डू फोड़ दिए थाली में और बाकी दिए थे लंबे हाथ से। उसे लगे कि बात कुछ खा लिए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, तो आया कि बहुत बढ़िया लड्डू, बहुत तुम्हें बधाई, 1 साल पहले तिलक भाव लड्डू खाए हमने आज। उसको नाराज नहीं होने दिया, ये विशेष बात थी, कभी नाराज नहीं होने देती किसी को भी। एक चौराहा है शाहबाद का, शाहबाद चौराहे पे एक सड़क उधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर को मोड़ी है। बीच चौराहे पे भीड़ भी रहती है। जिप्सी लाल रंग की गाड़ी थी। अचानक ड्राइवर से बोले, नन्नू का जो आदमी बीच सड़क खड़ो, इसके इसे लगा गाड़ी खड़ी करो, रोको, इसके पास में रोको। वो आदमी हाथ में, बाएं हाथ में एक दोना लिए हुए, दोने में लाल सुर्ख रंग के आलू मिर्च वाले, और बड़े मनोयोग से सीख घुसे घुसे खा रहा था। मतलब उसे ये नहीं मालूम चौराहे पे तुम्हें कोई वाहन दबा देगा, गलत जगह खड़े हो। वो आदमी खड़ा था। एकदम गाड़ी आके रुकी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसने देखा तो बाबूजी ने कहा कि सास के अकेले अकेले आलू खाइयो, अपनी स्थानीय भाषा में। तो वो हंसा और वो दोना उसने निर्विकार भाव से खिड़की की तरफ ऐसे करके बढ़ा दिया। इन्होंने हाथ बढ़ाया और वो आलू एक पूरा उठाया और मुंह में रख लिया। गाड़ी चल दी। हमने सवाल किया, हमने कहा ये तो आप देख लेते जी, लाल और रंग पड़ा हुआ है, उसमें मिर्चा लगा हुआ है, किसका दोना? तो बोले ये देखने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल ये आदमी आज से 5 साल बाद भी हमें कहीं मिलेगा तो हमें पहचान मिलेगा, हमें प्रणाम भी करेगा, और अब से लेके 5 साल तक हमारी चर्चा चाहे साहेब आदमी कराए, हमारी चर्चा जरूर करेगा। ये छोटे छोटे स्किट्स, ये उनकी एक शैली थी जीवन की। आराम से बैठ के पत्रकारों के सम्मेलन में हमारे शाहजहांपुर के वरिष्ठ पत्रकार भाई ओमकार मनीषी बैठे हैं। ये मेरी बात से सहमत होंगे कि उनका ये नहीं था कि पत्रकार आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उनके लिए किसी बढ़िया होटल से ये हो, कुछ नाश्ता पानी हो ना, लाल पेड़ा मंगवा लेते। और जब बहुत खुश होते थे तो पत्रकारों को खिचड़ी की दावत दे देते थे। शिवरा गांव है उनका, कि वहां आओ खिचड़ी खाओ, और पत्रकार उस खिचड़ी में 5 सितारा से भी ज्यादा प्रसन्न होते थे। अगर कोई पत्रकार बावजूद जिसके उनके बेहद खिलाफ छाप दे देने तो फिर और बढ़िया दावत पाता था। और फिर कहते थे, जब वो खा चुका होता था तो कहते साहब के हमारे खिलाफ तो तुम्हें लिखना ही नहीं, लेकिन पेड़ा खाइए ले। यानी ऐसे आदमी को मीठी धार से कर देते थे कि नाराज व्यक्ति इतना नाराज कि सतपाल सिंह से जीवन भर बात नहीं करें थे। और जब वो बाबूजी के सामने पहुंचता था तो एक चपत उसके गाल पे धीरे से मारना और बात खत्म। वो नाराज आदमी गया मुस्कुरा के ही। ये बात रही दुर्लभ कैरेक्टर के व्यक्ति, अद्भुत मेहनती और शारीरिक व्यक्तित्व में कम लोग जानते होंगे। राजेश तो शायद जानते ही होंगे। वो जिम जरूर नहीं जाते थे, लेकिन उनके पास एक वेट लिफ्टिंग सेट था जो तिमंजिल पे कुठरिया में रखा रहता था, वजन उठाने वाला। व्यायाम निश्चित करते थे और पूजा भी निश्चित करते थे। ये चीजें दिखती नहीं थी। मनीषी जी को तो और निकट से मालूम होगा कि शारीरिक सौष्ठव ऐसे नहीं बना करता है। बहुत मेंटेन करते थे खुद को, बहुत मेंटेन करते थे। तो व्यक्तित्व की खनक मुझे याद आती है कि शाहजहांपुर में अगर कुंवर जितेंद्र प्रसाद और ठाकुर स्वर्ण विक्रम सिंह का व्यक्तित्व दर्शनीय था तो मैं नंबर 3 पे ही रख लेता हूँ। सत्यपाल सिंह यादव उस श्रृंखला के ही व्यक्ति थे। इतनी आकर्षक पर्सनालिटी उनकी थी। अधिकारियों के प्रति उनका जो था, वो एक कलेक्ट्रेट की घटना साहब, वो तो आपने घटना कम सुनाई। वो जरा कभी कभी पद पर होने के बाद, एमपी होने के बाद, एक बार फोन किया डीएम को, और डीएम भाषा सुनिए कि डीएम से बोले कलेक्टर साहब, जी सर, बोले हम आपके जिला के छोटे मोटे एमपी हैं। तो कलेक्टर बेचारे शर्मा गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं। उस काम को जो जरा कठिन था 1 सेकंड में कर लिया।
कभी अशिष्ट भाषा का प्रयोग गलत कहते हैं लोग, अधिकारियों से नहीं करते थे, लेकिन टैक्ट इतना था, प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था कि इतने इतने कागज लेके हो जाते थे कि ये जिला उद्यान अधिकारी का है, ये कलेक्ट्रेट का है, ऐसे विधानसभा में भी ये सारे काम वो करवा लाते थे, और सब कागज उनका बंडल, एक रघुवीर यादव बंडल लेके जाया करते थे विधानसभा में। तो ये सब लोग थे, उनके यहाँ बुद्धिजीवियों की तो फौज नहीं थी। मैं कह सकता हूं कि बुद्धिजीवियों की श्रृंखला में एक ही दो लोग थे जिनमें मैं भी मानता हूं अपने को, बाकी संघर्षशील, खेतीहर, मजदूर, गरीब, ये सब थे लोग। एक चुनाव ऐसा हुआ कि जिसमें जो बैलेट बॉक्स कचहरी के उसमें लाकड़ों में रखे जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग हैं कि रात में ताला तोड़ के बकसियां बदल दें, ये हुआ वो हुआ, तो कम से कम 50 आदमी उसके इर्द गिर्द लेटे उस भवन के जिसमें बकसियां रखी थी। अब ठंड का मौसम, तो जितनी घर में रजाइयां थी वो सब उनको दे दी गई कार्यकर्ताओं को। उसमें बाबू महाराज सिंह भी थे, तो ये सब लेटे वहां रजाइयां। मतगणना में गए हार, जब हार गए तो मची भगदड़, और भगदड़ में रजाइयां एक को वापस नहीं आई। सब रजाइयां ले लेके लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अब अगली शाम हमसे बोला तो रजियो ना एक घर में रही। तो ऐसा करो गुरु कि अपने घर से 2 रजाई ले आओ। तो हमें हंसी आ गई, हमने 2 रजाई में काम चल जाएगा, कितने लोग हैं, रिंकू है, राजेश है, बबली है, आप हैं, भाभी हैं। बोले ना, एक में हम तुम्हारी भाभी और एक में ये बच्चा, 2 काफी है। तो हंसते हंसते, यानी ये हास्य का पुट। तो मैं गया, घर से तो नहीं लेकिन अमर टेंट हाउस से 5 रजाइयां उसी क्षण लाया और लाकर वो घर में दी गई। ऐसे ऐसे दौड़ते के बावजूद इसके पैसा एको नहीं है, चुनाव हार गए। अगले दिन नियत समय पर टाउन हॉल में विश्वनाथ प्रताप सिंह के अगले से मतलब मेरा है कि 4-6 दिन के बाद वीपी सिंह आए और वो सत्पाल तैयार खड़े, तो पैसा था ही नहीं नामांकन तक के। तो लोगों ने क्या पैसा कहाँ चिंता कर रहा है, अब फिर चुनाव लड़ लिया। 22 चुनाव लड़े उस व्यक्ति ने, 22, और कांग्रेस से चुनाव लड़ा, जनसंघ से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, दमकीपा से चुनाव लड़ा, और लोक दल, जनता दल वही हुआ, फिर लोक दल। तो उन्होंने सब दल देखे। और आपका एक सवाल आप, हाँ, वो अंतिम चुनाव जो था बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। आपने एक सवाल पूछा था कि बार बार दल क्यों बदल देते थे। हाँ, ये पूछ रहा है कि बात कहावत ये है कि सत्यपाल सिंह यादव खुद में एक चलता फिरता दल थे। टिकट की याचना उन्होंने कभी नहीं की, टिकट चलकर उनके घर आया। नहीं, हमारा एक सवाल और था कि अगर वो शायद किसी एक दल में रहते तो कोई और अच्छे पद पर या मैं इसका उत्तर आपको दे दूं, जो ख्याति है वो रखिए, बड़े बरगद की एक खूबी होती है कि वो अपनी छाया के नीचे छोटी मोटी बेलों को पनपने नहीं देता। जिन लोगों ने निष्ठा के तमाम झंडे गाड़े, वे अंत तक वैसे ही रह गए, घासे खोदते रह गए। अब नाम नहीं लूंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कई नेता हमारे शहर में 4 बार विधायक रहे, वो निष्ठा के कारण अपने जीवन काल में विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए। आप जान लीजिएगा अच्छी तरीके से। कभी कभी विचारधारा मेल नहीं खाती। भारतीय जनता पार्टी में बाबू सतपाल सिंह यादव चले जरूर गए, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जीतना और बात है, वो अपनी शख्सियत पे जीते, मंत्री बने, लेकिन उस व्यवहार से इतना क्षुब्ध हो गए कि 2 दुकानें लगी शाहजहांपुर में, एक खिलनी बाग में लगी, उसका बजट अलग गया, वहां अलग ढंग से डील होती थी। हमारा कार्यकर्ता जो नंगे पैर आता था उसके लिए वहां प्रवेश वर्जित था, तो उसे छोड़ दिया। ये सारी बातें हुई, कुल मिलाकर वो एक अजीम शख्सियत जिसे उर्दू में कह सकते हैं, एक आकर्षक व्यक्तित्व। कोई शेर पढ़ दीजिए। योग्यता के भरपूर शेर मैं क्या पढ़ूं, मैं आपको एक संस्मरण इसमें जोड़े दे रहा हूं कि जब विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हुए तो स्वर्ण जयंती समारोह मना लखनऊ, और उसके मुख्य अतिथि के रूप में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी उपस्थित हुए थे। और उस जायज पे बाबू सतपाल सिंह नेता प्रतिपक्ष के रूप में
वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री के रूप में और विधानसभा अध्यक्ष का नाम मैं भूल रहा हूँ, ये तीन ही लोग अलाउड थे, तीन लोग ऊपर बैठे और कोई अलाउड नहीं था। वहां भाषण हुआ नेता प्रतिपक्ष का, तो जिस अंदाज में सरकार की आलोचना उन्होंने की वो अंदाज देखने लायक था। एक शेर उन्होंने पढ़ा था कि बहुत आगे बढ़े हैं काफिले वाले हकीकत है, बहुत आगे बढ़े हैं काफिले वाले हकीकत है, मगर मंजिल की वो दूरी जो पहले थी सो अब भी है। क्या बात है। पूरी आलोचना हो गई और कोई नाराज भी नहीं हुआ। आप समझ लीजिए मुलायम सिंह यादव से तमाम झंझटों के बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इन्हें मिली थी। और एक अजीत सिंह पदयात्रा निकाल रहे थे, चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह जी के सुपुत्र। उस पदयात्रा में इटावा पहुंची जब, तो इटावा में मुलायम सिंह का तो रथ आया, वो रथ पे सवार थे और ये लोग पैदल थे। तो और सतपाल सिंह ने माइक पर अपनी स्पीच में मालूम एक नारा क्या दिया, बहुत जोर से बोले कि रावण रथी और बिरथ रघुबीरा। ये रामायण की चौपाई है कि अभी लिखे नहीं लिख रावण रथी, मैं देख रहा हूँ। एक तरीके से इनडायरेक्टली मुलायम सिंह को वो इससे संबोधित कर रहे हैं कि रावण रथी और बिरथ रघुबीरा। ये अखबार की हेडलाइन बना ये सब चीजें। तो बहरहाल मेरे पास, हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में उनका लगाव जनजीवन के साथ ये था कि 1 दर्जन से अधिक स्कूल उन्होंने शाहजहांपुर में खोल रखे हैं, 1 दर्जन से अधिक, जिनका प्रबंधन उनका छोटा बेटा अमित यादव, जो खुद एमएलसी रहा है, वो देख रहा है। एक डिग्री कॉलेज है उनका। शिक्षा के क्षेत्र में वो जहां जैसे कर पाते, कोई ना कोई स्कूल, उनकी पत्नी के नाम से, शकुंतला के नाम से इंटर कॉलेज खोला हुआ है। शिक्षा का लंबा एक संस्था उन्होंने चला रखी है। तो शिक्षा और सर्वहारा वर्ग, यानी फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किसानों के प्रति उनका बड़ा लगाव था। जो जगह शहर के बाहर दक्षिण दिशा की उत्तर की ओर ली, उस जगह का नाम मालूम क्या रखा है? किसान आश्रम। और उसमें यूकलिप्टस की बल्लियों पर छप्पर पड़े थे, लोग हंसते थे, वो करते अपने मन की थे। जाने कहां से उनको बड़े बड़े बंगलों को डी शेप पसंद आई, तो लोग क्या बोले, इसमें हम डी बनवाएंगे, गांव में भी डी बनवाएंगे। एक हाफ चंद्राकार जो है स्पेस बनाते थे, तो डी उनकी सब जगह बनती थी, फिर बड़े खुश होते थे। आर्किटेक्ट कोई नहीं। जब बहुत जोर दिया इन लोगों ने, तो किसी आर्किटेक्ट से मिले तो एक डोम शेप्ड कोठी का भारी नक्शा बन के आया था, कहीं से, लखनऊ से या दिल्ली से। गुरु देखो ये नक्शा, जैसे नक्शा ना दिखा रहा हूं, कोठी ही दिखा रहा हूं, ये है डोम है। फिर उसके बाद बोले अगर हम डोम शेप कोठी बनवा लेंगे तो एको कार्यकर्ता गांव से ही हुआ। पुआल पड़ा हुआ, पुआल में लेटते थे लोग, और क्या नहीं दौर देखा। बहरहाल उनकी स्मृतियां मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ती हैं, जिन्हें मैं बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आदर के साथ बयान करता हूं। मैं खुश होता हूं कि ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ मुझे 25 वर्ष व्यतीत करने का अवसर परमात्मा ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके पुत्र के लिए मेरी यही कामना है। हाँ, अभी बाबू राजेश जी बता रहे थे कि आपकी ब्याज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि मूल। आपने मूल के साथ तो 25 वर्ष दिए, और ऐसा है, एक पीढ़ी का अंतराल है। जैसे उस पीढ़ी के अंतराल में हम भाई साहब से कुछ भी कह सकते थे, वो हमसे कुछ भी कह सकते थे। एक बार तिलहर क्रॉस किया और दोनों तरफ दाएं और बाएं मीलों तक हरियाली थी। अटल जी प्रधानमंत्री बन चुके थे देश के, तो हमने ये कह दिया, नहीं, बाबूजी ने कहा कि देखो कितनी बढ़िया फसल है, चारों ओर खेत भरे हुए हैं। तो हमने उस पर टिप्पणी ये कर दी कि आप सुना है कि राजा जब पुण्यात्मा होता है तो देश धन से भरा पूरा होता है। इस टिप्पणी को सुनकर वो रुके नहीं, बोले गुरु इसमें इतना आउटलोड हो कि पुण्यात्मा के साथ साथ ब्राह्मण भी होता है। तो हमें फिर जवाब देना पड़ा, तो ब्राह्मण ही अक्सर पुण्यात्मा होते हैं। तो ये मजाक राजेश से मैं नहीं कर सकता, एक उम्र का गैप होता है। लेकिन अगर राजेश को ये लगता है कि हमसे मिल नहीं पाते हैं, तो हम एक बार बता दें कि तुम्हारे प्रति चाहत की कोई कमी थोड़ी है। ये और बात है कि हमने एक ही शहर में रहते हुए तुमसे न मिल पाए। आपका गांव के क्षेत्र में आता है? हमारा गांव कमलापुर है, तो उसके क्षेत्र में आए। तो हमने एक दिन कहा कि ये जो नहर पड़ रही है भाई साहब,
तो इस लहर में हम नंगे पश्चिम की ओर पुल से कूदते थे और नीचे से दर में से पूरब निकल जाते थे। बोले गाड़ी रोको, तो हमसे बोले दे लो 100 रुपए अब कूद के दिखाओ। उस समय 100 रुपए की बड़ी वैल्यू, तो हमने कहा अब अगर 1000 भी दे तो हमारी हिम्मत नहीं कूद पाए। बचपन की यादें, बहुत लगाव रहा, बहुत ही लगाव रहा था। अब आप समझो शास्त्री क्या नाम, धूम बहादुर शास्त्री जैसे अकबर के दरबार में एक हास्य कवि भी रहता था, तो हम लोगों की गाड़ी में किसी भी दौरे में धूम बहादुर शास्त्री जरूर रहते थे। अच्छा। यद्यपि वो कौम के यादव थे, लेकिन शास्त्री ने अपना रकाब तकाब कुछ इस प्रकार माना था। शास्त्री बाकायदा पूजनीय ब्राह्मण माने जाते थे। बहुत ज्यादा वाणी उनकी तेज थी। कुछ भी किस्सा सुना, थकान 1 मिनट में उतार देते थे। रास्ते में आगे भैंसें जा रही हैं, उधर से ठेला आ रहा है, उधर से टेम्पू आ गया, उधर से ट्रक आ रही है, भीड़ बहुत है और गाड़ी नहीं निकल पा रही। तो शास्त्री ने फार्मूला दिया कि बैल मुतनिया मार के गाड़ी ले निकाल। बैल को किसी ने अगर पेशाब करते देखा होगा तो यूं यूं लहरदार तरीके से करता है। तो शास्त्री ने ब्रह्म सूत्र दिया कि बैल मुतनिया मार के गाड़ी ले निकाल, कभी बाएं जाओ कभी दाएं जाओ। भैया बैल मुतनिया मारी गई, गाड़ी निकल गई। ये भाषा की बातें हैं। बहरहाल मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूँ बाबू सत्यपाल सिंह यादव का। मेरी आंखों के सामने उनकी छवि आ जाती है कि वैसा नेता राजनीति में शायद दोबारा देखने को नहीं, बड़ा कठिन है मिल पाना। मैं उनके दोनों पुत्रों के लिए मैं कामना करता हूँ। बड़ी मेहनत है और एक पूरी किताब लिखी जा सकती है उनके पूरे राजनीतिक सफरनामे की। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश मिश्रा जी का, जो कि हमारे छोटे से चैनल ट्रूथ बिहाइंड ट्रूथ पर आकर बाबूजी के स्मृति में जो उनके 25 वर्ष उनके साथ उन्होंने का सानिध्य रहा, उनके साथ जो उनका हंसी मजाक का, या गुरु शिष्य कौन गुरु कौन शिष्य ये तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन किताब तो लिख गई थी, सामग्री सब इकट्ठी हो गई, लेकिन इनके सामने, लेकिन इस माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उनके पूरे व्यक्तित्व के जैसे आपने की हरिशंकर पास थी तो ले गए बेचारे दौड़े थी, किताब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।